एसके शर्मा सर, आपके पास आते हुए कई जांच पड़ताल में आप भी इस तरह के मामलों में शामिल रहे हैं। क्या प्रोसेस है और किन टेक्निकल पर्सपेक्टिव पर जांच किया जाएगा? निष्कर्ष कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, मैं एक आपको बहुत साधारण सा एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी सोसाइटी में एक मर्डर हो जाता है, तो जब पुलिस आती है तो पुलिस सभी को जो भी उस परिवार से कनेक्टेड हैं सब पे शक करती है, क्योंकि शक के दायरे में हर कोई इंसान होता है सोसाइटी में, अंदर आने जाने वाला, गार्ड वार्ड सभी। इसी तरह जब ये इंक्वायरी होगी और आईकॉ के स्टैंडर्ड से होगी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इसका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है और कुछ इन्वेस्टिगेशन में मैं शामिल रहा हूँ, इसलिए आपको और देश को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हर पहलू पर ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी ध्यान देती है। जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उस जहाज़ की पुरानी हिस्ट्री, कहाँ से आया, कब से चल रहा है, पिछले कुछ महीनों में इसका मेंटेनेंस का क्या रिकॉर्ड रहा। अभी पिछली यात्रा में जब आया वहाँ सुना 2.5 घंटे का डिले हो गया, तो क्या कोई टेक्निकल फ्लॉ था वहाँ? इसकी भी स्टडी वो बताएगा कि ये फ्लॉ था, इसको ठीक किया गया। अब ये इंडिया आया, इंडिया से जब ये यहाँ से गया तब भी उसकी गहन जांच होती है और एयर वर्दीनेस का सर्टिफिकेट देते हैं इंजीनियर्स। पहले कुछ इसमें फ्लॉ थे, हमने ठीक कर दिए, आज ये जहाज़ पूरी तरह से ठीक है। उसका फ्यूल क्या क्या था, उसके सैंपल्स, हर चीज़। और आप सोचिए वो पायलट्स, उनके पिछले दिनों की कार्यकलाप, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, हर चीज़ की जांच होगी जो भी इस जहाज़ से संबंधित है। अब इसमें पायलट एरर का भी वो ध्यान देंगे। इसमें कुछ अगर मैल फंक्शन हुआ है, क्या कोई कंप्यूटर्स को हैक कर दिया गया और वो इमीडिएटली नोज उसकी पिच कर गई और नीचे चला गया, क्या कोई बर्ड हिट हुआ है या एफओडी फॉरेन ऑब्जेक्ट कोई आया। सर, इस तरह के पहले बोइंग के केसेस दिखे हैं ना, जैसे 2018-19 में जो क्रैश हुए थे, लायन एयर फ्लाइट 61 नॉट था, इसी तरह से इथियोपियन एयरलाइन का एक फ्लाइट जब क्रैश हुआ था उस वक्त भी कई सारे सवाल उठे थे। मैन्युफैक्चरिंग पर भी सवाल उठे थे और कुछ गलतियों को खुद बोइंग ने भी स्वीकार किया था कि उन्होंने उस हिसाब से पायलट्स को ट्रेनिंग नहीं दी, रेडार सिस्टम या कुछ इस तरह की टेक्निकल पर्सपेक्टिव तो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे मुझसे। उसमें एक्चुअली 2-3 समस्याएं थी। शुरुआती दौर में वहाँ लिथियम आयन बैटरी यूज हुआ करती थी, तो 1-2 जहाज़ों में वो धुआं हो गया कॉकपिट में। सारे जहाज़ों को डाउन किया गया, लिथियम आयन बैटरी का सिस्टम को ठीक किया गया। अब एक बार किसी जहाज़ में कंप्यूटर लॉक हो गए, ये 787 ड्रीमलाइनर में नहीं, किसी और बोइंग के जहाज़ में, और वो पायलट के कंट्रोल से बाहर चले गए। कंप्यूटर्स ने टेक ओवर कर लिया जहाज़ और वो मैनुअल ले ही नहीं पाए। फिर से सारे जहाज़ों को डाउन कर दिया गया, पूरी इंक्वायरी की, पूरी जांच हुई। अब अगेन इसमें बोइंग के भी लोग शामिल होंगे। अगर 20 से ज्यादा विदेशी लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे तो उस देश का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा उसमें। वो तो यूके की तरफ से कहा भी गया कि हम वो भी होगा जांच उसमें। हाँ। तो बड़ी गहन जांच होगी इसमें, कोई पहलू छूटेगा नहीं इसका। और अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पायलट एरर हो सकता है, वो भी उसमें आ जाएगा। उनकी मनोदशा से, उनके एक्ट रेस्पॉन्सेस से, बिहेवियर, सब कुछ आएगा। अगर मेंटेनेंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो कि कभी कभी शिकायतें आ जाती हैं कि चलो यार जहाज को छोड़ो, इतना लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो क्या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये भी उसमें पकड़ा जाएगा। अमेरिका में जरूर सीनेट में बुला के बोइंग के लोगों को पूछा गया कि ये कॉम्प्रोमाइज आप लोग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, चादर पतली हो गई, दरवाजों में कुछ प्रॉब्लम, उन्होंने माना उस गलती को और सुधारा। अब ये सब भी पकड़ा जाएगा कि क्या इस जहाज में, अब ये जहाज पिछले 14 सालों से उड़ रहा है, 12 साल लगभग, 12 साल से उड़ रहा है, तो अगर ऐसी कोई शिकायत थी तो पहले आ जाती। अब आप अचानक ये नहीं कह सकते कि इंजन अचानक इसके खराब हो गए, अचानक खराब नहीं हो सकते। और अगर ऐसा भी कुछ हुआ है तो वो भी इस ब्लैक बॉक्स के बाद, उस जांच में तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको छुपा ही नहीं सकते। और कितना टाइम इसका मान के चलें इसमें लग जाएगा कम से कम 2 से 3 महीना, क्योंकि अब ये इंजन रोल्स रॉयस ने बनाए तो वहां जाएंगे, तो इसमें फाइनल रिपोर्ट आते आते तो साल भर हो जाता है। क्योंकि आप मारुति का समझिए या कोई किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग का करिए, तो कोई भी कार अपने फैक्ट्री के अंदर नहीं बनाई जाती।
इंजन कहीं से आता है, Assembling एसी का काम कहीं से पूरा। आता है, तो जहाँ जहाँ से ये पार्ट्स आए हैं वही उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट दे पाएंगे, इसलिए देर लगती है इसमें। ऐसा कोई पैरेलल एक्सीडेंट आपने देखा हो जहां टेक ऑफ के वक्त इस तरह का क्रैश हुआ हो, बहुत लंबे अरसे बाद इस तरह का जी एक्सीडेंट जी देखा हमने? जी, ऐसा 90% जो क्रैशेस होते हैं या तो वो टेक ऑफ के वक्त होते हैं और या वो लैंडिंग के वक्त। सबसे मुश्किल काम होता है Vulnerable लैंडिंग time। कराना। अब लैंडिंग में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं या मौसम बहुत खराब है, धुंधल का है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, टेक ऑफ में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि जहाज पूरा लोडेड होता है, इसमें भी 1.25 लाख लीटर का फ्यूल भरा हुआ था, फुल्ली लोडेड जहाज था, और ये टेक ऑफ किया, और अगर बर्ड हिट हुआ है, जो कि सामने से दिखता नहीं है कि बहुत सारे बर्ड्स आ गए हैं, और इसकी भी बहुत ख्याल इसका रखा जाता है कि टेक ऑफ के वक्त जो आपका टेक ऑफ पाथ होता है, एक आदमी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दूरबीन से देखता रहता है कोई ऑब्स्टैकल तो नहीं है, कोई, आजकल तो वो ड्रोन उड़ा देते हैं लोग शादी ब्याह कुछ भी, अगर ड्रोन भी इंजन में फंस जाए तो तहस नहस हो जाता है। तो इन सबको लोग देखते रहते हैं ठीक, बारीकी से। ठीक है। राकेश सर, एक बेहतर तस्वीर दिखी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, राजनीति से परे हटकर कम से कम 90% पूरा देश एकजुट रहा। ऐसे मामलों में, ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद भी वो एकजुटता चाहिए, ताकि ऐसे हादसों से देश सबक ले, सरकार भी ले, तमाम लोग ले। आपने एक बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया था कि हादसे के बाद हम क्यों जागते हैं। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में बस हादसा होता है, परिवहन मंत्री बसों को ठोक पीट के उसकी फिटनेस चेक करने निकल पड़ते हैं। फौरी तौर पे हफ्ता 15 दिन ये सब चलता है, कैमरा लेके घूमते हैं वो। उसके बाद फिर वही बसें चल रही हैं आज भी सड़कों पे, जो हादसे का को मतलब कर सकती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद सबके फैक्ट्रियों के लाइसेंस चेक होना शुरू हो जाता है, और ये देखा जाता है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में कितनी केमिकल फैक्ट्री चल रही, कितनी पटाखा फैक्ट्री चल रही। उसके बाद फिर सरकार फिर उस फाइल को बंद कर देती है। ट्रेन में जब एक के ऊपर एक ट्रेन चढ़ जाती है तो हम सिग्नल को दोषी ठहरा देते हैं। अब प्लेन की बारी है। सवाल इस बात का है कि जब हम एक हादसा हमारे यहाँ हो जाता है, वो हादसा की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं, स्थानीय निकाय से लेके और सेंट्रल गवर्नमेंट तक सबको एक सिरे से काम करने की आवश्यकता है। अब आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं, ये सच्चाई है कि ये देश हमेशा एक संक्रमण काल से गुजरता हुआ आगे बढ़ा है। आज हम यदि विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो विकसित भारत ये यूं ही नहीं बन गया है। हर व्यक्ति, हर सरकार, हर मशीनरी, यानी चाहे वो नौकरशाह हो या हर व्यक्ति का संघर्ष उसमें शामिल है, तब भारत इस सारे झंझावातों से निकलते हुए आज इस मुकाम पे खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसे सिंगूर के समय पे सारे राजनीतिक दल एक थे, उसी तरह से सवाल खड़ा करने की बजाय इस पर भी एकजुटता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, और उस जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जानी चाहिए, और उसके बाद ही हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। नवीन सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले महेश जी, जैसा जिक्र किया एसके सर ने भी कि यूएस में ऐसा होता है, संसदीय समितियां बुलाती हैं, एक एक सवाल जवाब करती हैं, और पब्लिक डोमेन में भी आता है। हमने मार्क जकरबर्ग का देखा था, प्राइवेसी से जुड़े मामले में किस तरह से उनकी फजीहत हुई थी। भारत में भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है क्या? बाकी चीज़ों को लेकर तो हम देखते हैं, यूरोप को, वेस्ट को देखते हैं, ये क्यों नहीं सीख रहे हैं महेश जी? देखिए मैं फिर आपसे कहूंगा कि ऐसी जब घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं, इसको लेकर जवाबदेही और जिम्मेवारी से जो है कहीं मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। और इसके ऊपर तो लाजमी है कि सरकार संवेदनशील है। प्रधानमंत्री जी वहां गए, खुद से देख कर आए, केंद्रीय मंत्री हमारे होम मिनिस्टर साहब गए, सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब गए। सब लोगों की चिंता यही है कि जिस प्रकार से मैंने जैसे आपसे कहा कि एक हमारी इंडस्ट्री को या हमारे एक जो जनसंपर्क का एक बहुत बड़ा जरिया बनता जा रहा है एक सिविल एविएशन, वहां पे जो एक लोगों को कहीं एक चिंताएं, अब कहीं चिंताग्रस्त होकर कहीं वो विमान पे चढ़ेंगे, उनको हम चिंता मुक्त कैसे करें, एक तो सबसे पहले इसके ऊपर काम करना होगा, ठीक है, इमीडिएट काम करना होगा। और उसी के लिए डीजीसीए ने थोड़ा सा एक जो वातावरण अभी बना हुआ था, उस वातावरण को कुछ जो बोझिला हो चुका है उसको थोड़ा सा, उस दबाव को कम करने की दृष्टि से जो उन्होंने निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। एक बात। दूसरी बात कि अभी फिलहाल में इसके ऊपर
आरोप प्रत्यारोप या राजनीति करना या किसी प्रकार से सवाल खड़ा करना और इसके आड़ में आप ऑपरेशन सिंदूर के को लेकर जो है, चलिए ठीक है, वो हो गया। चुनाव वक्त का मेरे पास अभियान थोड़ा है। कम है, संक्षिप्त में। हाँ, तो मेरा लगता है, मुझे लगता मैं है आऊंगा अनुमा जी, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, अभी जरूरत इस बात की है कि अभी हम उस चीज की चिंता ठीक है, करें जिससे ठीक। कि हमारे अनुमा जी बात पूरी करिए अपनी। अनुमा जी। एविएशन सेक्टर को ठीक ठीक ठीक, अनुमा जी। मजबूती मिले। ठीक है अनुमा जी। देखिए, ऐसा है कि गृह मंत्री ने कहा ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट रुक नहीं सकते हैं। ये कहा, ये क्या जवाबदेही भरा सवाल था, जवाब था? पहलगाम हमला हुआ तो कहते हैं अभी पूछने का सवाल अरे कब बोला? क्या मतलब होता है? मुंबई हमलों के बाद मैंने देखा था। ये समय अनुमा नहीं जी, है। अनुमा जी, फिर सुनिए। कहा एयर इंडिया अनुमा आज जी, तक एक मिनट, समय नहीं है। एक मिनट, समय कब आएगा? आपकी अनुमा जी, लगातार लापरवाहियों के लिए समय कब आएगा? सवाल अनुमा जी, मुंबई हमलों के बाद हमने देखा था राज्य के मुख्यमंत्री, अब है नहीं, उनका नाम लेना सही नहीं होगा, राकेश सर और बेहतर बता पाएंगे, राज्य के मुख्यमंत्री डायरेक्टर को, फिल्म डायरेक्टर को लेकर चले गए थे स्पॉट पर। लोगों को, अपने दर्शकों को क्या दिखाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री लेके जो है पिक्चर बना रहे थे। जब 26/11 हुआ था तो क्या किया था? किसको ठीक नहीं याद है है? नवीन सर, क्या सबक आज की तारीख में हम ले सकते हैं, और जब रिपोर्ट आएगी तब तो सबक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त कम है। नवीन सर लोगों की ठीक है, जाने जा मेरे पास वक्त कम है, प्लीज। पूछे जाएंगे। नवीन आप सर। सवाल पूछने का नवीन ये सर। समय नहीं है, वो समय नहीं नवीन है। सर। समय भागते हैं, ठीक, संसद में सवाल नहीं ठीक देते, है। विशेष सत्र बुलाते हैं। नवीन जी की वो ऑडियो नहीं बढ़ाइए। करते। फिर आपकी जब कोई जवाबदेही नवीन नहीं सर है की ऑडियो दीजिए। हाँ, नवीन सर बोलिए। ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और जो सिक्योरिटी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसमें इसको इंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, और जहां पर कमी रह गई है जिसकी वजह से हादसा हुआ है ये दोबारा ना हो, इसके ऊपर पूरा हमारा फोकस रहेगा। जी ठीक सर, मेरे पास वक्त कम है इसके सर, लेकिन बोइंग की तमाम फ्लाइट्स जो हैं, प्लेन्स अभी भी ऑपरेशनल हैं। रिपोर्ट आएगी तब हम उसको लेकर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, सुधार करेंगे। आज की तारीख में क्या बदलाव जरूरी है, क्या बदलाव हो रहा है, बहुत संक्षेप में। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या उस तरह का कोई ग्लिच अगर है। नहीं, अभी इमीडिएटली तो बोइंग ही ये काम करेगी कि सारे ड्रीमलाइनर्स कहीं भी उड़ रहे हों उनको वो नीचे बिठा देगी और उनकी टीम यहाँ पे आएगी और सारे जहाज़ों का पूरा टेक्निकल इंस्पेक्शन होगा पूरी तरह से। और जब ये ब्लैक बॉक्स से कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे सटीक इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी कहाँ गड़बड़ हुई है, इसको तो ठीक करें सबसे पहले। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात, अपनी राय रखने के लिए।